Jai Hind students, welcome to all in my English class. Students, today's topic is paragraph writing. Students, आज का विषय पैराग्राफ राइटिंग पर है. पैराग्राफ राइटिंग की डेफिनेशन जानेंगे. पैराग्राफ राइटिंग, a paragraph is a piece of writing which consists of several related sentences that develop a single idea. पैराग्राफ राइटिंग एक ही आइडिया या एक ही सिंगल टॉपिक को रिलेटेड कर करके जो बहुत सारे सेंटेंस बनाए जाते हैं पीस ऑफ राइटिंग के फॉर्म में, वही पैराग्राफ राइटिंग होता है. फॉर एग्जांपल, हमें कोई टॉपिक, इवेंट, प्लेस, डिस्क्रिप्शन, कोई डेटा, कोई क्लू, कोई पाई चार्ट यदि दिया है या कोई विजुअल क्लिपिंग दी हुई है जिसका हमको डिस्क्रिप्शन देना है, तो उसको जब हम उसी पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर के जब उससे रिलेटेड बातें लिखते हैं, वही पैराग्राफ राइटिंग होती है. पैराग्राफ राइटिंग के 3 सेंटेंसेस मेन होते हैं. पहला होता है मेन सेंटेंस, मेजर सपोर्टिंग सेंटेंस एंड माइनर सपोर्टिंग सेंटेंस. मेन सेंटेंस में वे बातें लिखी जाती हैं जो मेन आइडिया या थीम पर बेस्ड होती हैं. मेजर सपोर्टिंग सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो मेन आइडिया या थीम को ही डेवलप करते हुए लिखे जाते हैं. मतलब वो ही सेंटेंस लिखते हैं जो मेन आइडिया हो, उससे रिलेटेड बातें ही लिखेंगे, अदर कोई दूसरी बात यहाँ पर नहीं लिखते. और माइनर सपोर्टिंग सेंटेंस जो होते हैं वो फर्दर एग्जाम्प्लीफाई द मेन आइडिया विथ माइनर पॉइंट्स. वो छोटे बिंदुओं के साथ ये आगे एग्जाम्प्लीफाई करते हैं आगे की मेन आइडिया को ही. अब हम किसी पैराग्राफ के ओवरव्यू ऑफ पैराग्राफ राइटिंग जानेंगे. तो इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन, जनरल स्टेटमेंट एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉपिक. इंट्रोडक्शन में वो बात लिखी जाती है जो टॉपिक होता है ना, उसकी सूचना या जनरल स्टेटमेंट के फॉर्म में उस लाइन को लिखा जाता है जो टॉपिक वहाँ पर दिया गया है. थीसिस स्टेटमेंट लिस्ट द मेन आइडिया अबाउट द टॉपिक, और जो भी टॉपिक होता है उसके थीसिस स्टेटमेंट इसमें लिस्ट किए जाते हैं इंट्रोडक्शन में. बॉडी पैराग्राफ सपोर्ट द मेन आइडियाज ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट बिगिन विद द टॉपिक स्टेटमेंट. और बॉडी पैराग्राफ में जो पर्टिकुलर आइडिया या टॉपिक होता है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, उसी से रिलेटेड मेन आइडियाज को सपोर्ट करते हुए सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं. लास्ट में कंक्लूजन, उसी पर्टिकुलर टॉपिक का कंक्लूजन जो लिखा जाता है. ब्रीफ समरी ऑफ मेन पॉइंट्स ऑफ द ऐसे आर टॉपिक. जो भी ऐसे आर टॉपिक होता है उसी मेन पॉइंट्स को लिखा जाता है ब्रीफ समरी के फॉर्म में. मतलब जो भी पॉइंट्स होंगे वो समराइज करके लिखे जाते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को देखते हुए. अब यहाँ पर सिंपली फिर से जानेंगे व्हाट इज अ पैराग्राफ. पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विच कंसिस्ट वन सेंट्रल आइडिया. पैराग्राफ जो होता है बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वाक्यों का समूह होता है जो केवल एक ही सेंट्रल आइडिया पर बेस्ड होता है, जिसमें एक ऑर्डर, यूनिटी और वैरायटी होती है. मतलब सेंटेंसेस में एकात्मकता भी होती है, एक सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है, और भिन्नता भी होती है. मतलब सेंटेंसेस मोनोटोनी नहीं होना चाहिए, मोनोटोनस नहीं होने चाहिए, ओबाओ सेंटेंसेस नहीं होना चाहिए. सेंटेंस लिंकर्स एंड देयर फंक्शंस. बच्चों, जब पैराग्राफ राइटिंग की जाती है तो कुछ सेंटेंस लिंकर वर्ड्स हमें यदि सीख जाएं तो हम उन्हें पैराग्राफ राइटिंग में अपने लिखते समय यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, इन एडिशन, इन अदर वर्ड्स, मोर ओवर. यानी उदाहरण के लिए, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, या दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों में, और मोर ओवर यानी इसके अलावा. ये शब्द ऐसे हैं. फर्दर exemplifies, adds more information to the main sentence, सब्स्टिट्यूशन ऑफ आइडियाज. यानी ये आगे का उदाहरण या मुख्य वाक्य में अधिक जानकारी को जोड़ने वाले शब्द होते हैं, या किसी विचारों को प्रतिस्थापन करना है, तब हम ये सेंटेंस लिंकर्स यूज कर सकते हैं. एट दैट टाइम, उस समय. टाइम, एट दैट टाइम, एट द वेरी मोमेंट, ठीक उसी समय. मीन वाइल, या टाइम यानी समय या इस दौरान. ये जो शब्द होते हैं ये इंडिकेट्स टाइम रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम्स. इन शब्दों का प्रयोग, इन सेंटेंस लिंकर्स वर्ड का यूज़ हम एक ही समय में हो रही चीज़ों के बीच समय के संबंध को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग करते हैं. दस, इस प्रकार. हैंस, इसलिए. देयरफॉर, इसलिए. एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप. कॉन्सिक्वेंटली, फलस्वरूप. दिस रिजल्ट इन सो, परिणाम में इसलिए. सिमिलरली, इसी प्रकार. ऑल्सो, भी.
लाइकवाइज वैसे ही, ऑन द अदर हैंड वहीं दूसरी ओर, इन कंट्रास्ट इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी इसके विपरीत, हाउएवर तथापि, नेवरथलेस फिर भी, ये ऐसे सेंटेंस लिंकर वर्ड्स हैं। इंडिकेट्स रिजल्ट इफेक्ट ऑफ समथिंग स्टेट बिफोर, एक्सप्रेसेस कंपैरिजन और कंट्रास्ट, यानी ये परिणाम इंगित करते हैं किसी के प्रभाव को जो पहले बोला गया, या तुलना या विरोधाभास को ये व्यक्त करते हैं। ये जो वर्ड्स हैं सेंटेंस लिंकर्स वर्ड्स। टू कंक्लूड मतलब सार के लिए, इन कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के तौर पर, इन शॉर्ट यानी संक्षिप्त में, टू समराइज यानी छोटा करने के लिए, इन अ नट सेल एट्सेट्रा, ये संक्षिप्त में इसका मीनिंग होता है। ये शब्दों का प्रयोग करता है कब कर किया जाता है? इंडिकेट्स कंक्लूजन आर एक्सप्रेसेस समरी, यानी निष्कर्ष दिखाता है या सारांश व्यक्त करने वाले ये शब्द होते हैं। इसके बाद में आगे हम जानेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम पैराग्राफ करेंगे, लिखेंगे। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ। प्रतिदिन के जीवन में कंप्यूटर की भूमिका पे हमें पैराग्राफ राइटिंग करना है। तो हम इंट्रोडक्शन में क्या लाइन लिखेंगे, हमने देखा है ना, मेन आइडिया यानी जो मेन टॉपिक होता है उससे संबंधित बात हम मुख्य रूप से लिखते हैं। तो मैंने सोचा कि कंप्यूटर के प्रतिदिन के जीवन में उपयोग की बात करनी लिखना है या रोल लिखना है। तो हमने सोचा कि आजकल कंप्यूटर कई क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गया है और वह हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। ये सेंटेंस बनाए, हमने वही लिखा। नाउ अ डेज कंप्यूटर्स हैव बिकम पॉपुलर इन मैनी फील्ड्स, दे हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइव्स। यहाँ इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर सकते हैं इस लाइन को लिखने के बाद में। बॉडी पैराग्राफ में देखेंगे, हम कंप्यूटर के प्रतिदिन के उपयोग से रिलेटेड बात जब हम लिख चुके तो हम बताएंगे ना कि कंप्यूटर का कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा, वो सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे। हमने लिखा कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन बैंक्स, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड शॉप्स। कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है बैंक में, ऑफिसों में, फैक्ट्रियों में और दुकानों में। इट हैज़ अवर डेली नेसेसिटी, हमारे प्रतिदिन की आवश्यकता है। वी कैन कॉल आवर एज एट द एज द कंप्यूटर एज, और अभी जो आज के युग को हम कंप्यूटर का युग कह सकते हैं। वी कैन लर्न मैनी थिंग्स ऑन इंटरनेट, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कंप्यूटर इंटरनेट से। वीडियो गेम्स आर पॉपुलर विद चिल्ड्रन, वीडियो गेम चिल्ड्रन यानी बच्चों में बहुत ही पॉपुलर है। थ्रू द कंप्यूटर वी कैन सेंड अवर लेटर्स एंड अदर कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, और कंप्यूटर के थ्रू ही हम लेटर्स को सेंड कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। इन प्रिंटिंग बुक्स एंड अदर मटेरियल्स इट इज़ वेरी यूजफुल, प्रिंटिंग बुक्स में और अन्य सामग्रियों में भी इट मीन्स कंप्यूटर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये बॉडी पैराग्राफ हुआ। बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि हमने कोई भी सेंटेंस रिपीट नहीं किए और हर सेंटेंस में कुछ एक नई चीज़ हमने यहाँ पर लिखी रिलेटेड टू रोल ऑफ कंप्यूटर इन अवर डेली लाइफ। तो ये बॉडी पैराग्राफ के सेंटेंस हुए जो मेन आइडिया को ही सपोर्ट करते हुए सेंटेंस हुए। कंक्लूजन में हम सिंपल सी बात यही लिख देंगे, वी कैन से कंप्यूटर्स हैव बिकम वेरी इसेंशियल नाउअडेज। हम कह सकते हैं कि आज कल कंप्यूटर बहुत उपयोगी हो गया है। बस ये कंक्लूजन हो गया। सिंपल वे में हमने कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक पर पैराग्राफ राइटिंग कर ली। एक अनादर एग्जांपल हम लेते हैं। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन कोरोना डिजीज। कोरोना बीमारी पर हमको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। तो हम बताएंगे ना इंट्रोडक्शन में कि कोरोना वायरस डिजीज़ क्या है और ये कैसे है। तो हमने लिखा कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19 इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ काज्ड बाय अ न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। ये एक संक्रामक यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो नए खोजे गए कोरोना वायरस के कारण होता है। इंट्रोडक्शन हुआ। अब बॉडी पैराग्राफ में हम कोरोना वायरस की सिम्टम्स लिख सकते हैं या वो कितने लोगों को प्रभावित करता है ये बात लिख सकते हैं। हमने लिखा मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद द कोविड-19 वायरस विल एक्सपीरियंस माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी इलनेस एंड रिकवर विदाउट रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी बहुत सारे कोविड-19 से पीड़ित कोविड-19 वायरस से संक्रमित अधिकांश लोग जो होते हैं माइल्ड यानी कि हल्के
टू मॉडरेट यानी कि इससे मध्यम श्वसन रोग का अनुभव कर सकेंगे और इनको विशेष उपचार की आवश्यकता के बिना ही ये क्या हो जाएंगे, ट्रीटमेंट बिना स्पेशल ट्रीटमेंट के ये ठीक हो जाएंगे। और आगे हमने लिखा ओल्डर पीपल एंड दोज विद अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, वृद्धजन और भी जो नीचे दी गई बीमारियों से ग्रसित हैं जैसे कि हृदय रोग, डायबिटीज़ यानी मधुमेह, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज यानी पुरानी सांस से संबंधित बीमारी, एंड कैंसर आर मोर लाइकली टू डेवलप सीरियस इलनेस, और या कैंसर से प्रभावित लोगों में इसमें सीरियस इलनेस हो सकती है। ये बॉडी पैराग्राफ हुआ। अब हम इसके उपाय लिख सकते हैं कंक्लूजन में। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एंड स्लो डाउन ट्रांसमिशन is we well inform about the COVID-19 virus, the disease it causes and how it spreads। हम जो है बचाव और संचरण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोविड-19 वायरस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी जाए, उसके काज मीन्स कारण और उसके फैलने के विषय में। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वॉश योर हैंड्स आर यूज एन अल्कोहल बेस्ड रब फ्रिक्वेंटली। मतलब आपको और अपने दूसरों को बचाइए इस इन्फेक्शन से प्रतिदिन। वॉश योर हैंड्स मतलब हाथों को धो करके और अल्कोहल बेस्ड रब का लगातार उपयोग करके, बार बार उपयोग करके, एंड नॉट टच योर फेस और अपने मुंह को ना छुएं। कंक्लूजन हुआ। अब हमने इसको ओवरऑल लिखा तो हमने लिखा यही पूरी जो पॉइंट्स थे, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन, हमने ये पूरी बात एक साथ एक ही पेज पर आपको लिखकर दिखाई। आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में कोई भी सब्जेक्ट पर पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है, आपको यहाँ ऐसे इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ या कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखना है। आपको सिर्फ उसको माइंड में सेट करते हुए ध्यान रखना है कि हम क्या लिख रहे हैं और इस सीक्वेंस में आप किसी पैराग्राफ को लिखेंगे। आगे बच्चों यहाँ एक और टॉपिक मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, पैराग्राफ का ही एक और हिस्सा जिसे हम कहेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ। व्हाट इज एन एनालिटिकल पैराग्राफ? एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, an analytical paragraph is a form of descriptive writing which is written on the basis of given chart, graph, data, outline, clues, table, etc. एनालिटिकल मीन्स होता है विश्लेषणात्मक पैराग्राफ राइटिंग। एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ही होती है जो किसी दिए गए चार्ट, ग्राफ, डेटा, आउटलाइन या क्लूज या टेबल पर बेस्ड होता है। व्हेन राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ वन शुड रिमेंबर टू डिस्क्राइब द फैक्ट्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और जब हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखें तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जितना भी अच्छा संभव तरीका हो उससे उसे समझाने की कोशिश करें। द एनालिटिकल पैराग्राफ हैज़ टू बी रिटन इन अराउंड 100 to 120 वर्ड्स, और इसको 100 से 120 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। इसलिए इसकी जो भाषा है वो क्लियर और क्रिस्प लैंग्वेज का इसमें उपयोग करना चाहिए। अब ये एनालिटिकल भला क्या है, ये क्या है, इसको जानना है। बहुत सच्ची सी सरल सी बात है। यदि आपको क्वेश्चन में कोई चार्ट, कोई ग्राफ, कोई डेटा, कोई आउटलाइन, कोई क्लूज दिया है या कोई टेबल दिया है जिसके विषय में लिखना है, बस उसी को ही तो एनालिटिकल राइटिंग कहेंगे ना, पैराग्राफ के फॉर्म में। अब जानेंगे इसके थोड़े से फीचर्स ज़रूर हम जानना डिस्क्राइब करना चाहेंगे। फीचर्स ऑफ एन एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, एक एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग की विशेषताएं देखेंगे। इट डिस्क्राइब्स द गिवन चार्ट, टेबल, डेटा, ग्राफ, क्लूज एट्सेट्रा। यह दिए गए चार्ट, टेबल, डेटा, ग्राफ, संकेतों आदि का वर्णन करता है। इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम। यह एक ही समय में संक्षिप्त और व्यापक यानी पूरी जानकारी शामिल करे इसमें होना चाहिए। और इट शुड स्टेट फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द चार्ट। इसमें उन तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए जो चार्ट द्वारा प्रदान किए गए हैं, मतलब अतिरिक्त अपने मन के कोई तथ्य इसमें नहीं जोड़ना है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक यूज़ ऑफ सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज, इसमें सिंपल और एक्यूरेट भाषा का ही प्रयोग करें, ये जरूरी है। इट शुड मेंशन फिगर्स एंड क्वांटिटीज अप्रोप्रिएटली, और इसमें जो भी फिगर्स और क्वांटिटी दिए हैं उनको बहुत ही सही तरीके से, उचित तरीके से उल्लेख करना है। इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ द सेम टेंस थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ। और टेंस यानी काल का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप जब वाक्य लिखें सेम टेंस के साथ लिखें, यानी वाक्यों के टेंस को आप चेंज ना करें।
नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पांस शुड बी प्रोवाइडेड। आपको कोई व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण आपको यहाँ नहीं बताना है और ना ही कोई प्रतिक्रिया देनी है। इट वुड बी प्रेफरेबल टू यूज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब को पैसिव फॉर्म में यहाँ पर लिखना उचित होगा। बच्चों, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग के फॉर्मेट की बात करें तो बिल्कुल वह वैसा ही होता है जैसे अभी हमने पीछे की स्लाइड्स में देखे थे। नॉर्मली पैराग्राफ राइटिंग में इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ एंड कंक्लूजन, यही 3 मेजर पार्ट इसमें भी होते हैं। इंट्रोडक्शन जो होता है, एक्सप्लेन इन 1 और 2 लाइन्स, इसका फॉर्मेट में अपन डिस्क्राइब करें तो इंट्रोडक्शन में जो सब्जेक्ट होता है ग्राफ का, उसको 1 या 2 लाइन में व्याख्या करनी होती है इंट्रोडक्शन में। बॉडी, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। यहाँ बॉडी को जब हम पैराग्राफ राइटिंग की, जब एनालिटिकल पैराग्राफ में बॉडी उसकी लिखी जाती है तो वे सेंटेंस लिखते हैं जो हमें दिखाई देते हैं ग्राफ में। इसमें रिलेवेंट फिगर्स जो भी दिए हुए हैं उनका डिस्क्रिप्शन, उसके रुझानों की व्याख्या और कंपैरिजंस और कंट्रास्ट जो भी दिया है, यानी कोई तुलना या विरोधाभास उस चार्ट में दिखाई दे रहा है तो वो भी लिखना है। डिवाइड इनटू सब पैराग्राफ्स इफ रिक्वायर्ड्स, और यदि आपको ज़रूरत हो तो उस पैराग्राफ के सब पैराग्राफ ही आप उसे में उसको डिवाइड करें। एंड कंक्लूजन, कंक्लूड द पैराग्राफ गिविंग द ओवरऑल व्यू और समरी ऑफ द ग्राफ। आपको यहाँ पर ओवरऑल व्यू देना है। जब आप किसी चार्ट का एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं तो लास्ट में कंक्लूजन में आपको जो पूरे चार्ट में जो ओवरऑल व्यू के फॉर्म में जो दिखाई दे रहा है वही सेंटेंस उसमें लिखना होता है। चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमको बहुत आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि किसी एनालिटिकल पैराग्राफ को कैसे लिखा जाना चाहिए और उससे कैसे सही तरीके से हमको डिस्क्राइब करना चाहिए। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। द पाई चार्ट शोज द proportion of people from different households living in poverty in the UK in 2002। पाई चार्ट, ये जो दिख रहा है आपको, इसे पाई चार्ट कहते हैं। इसमें 2002 में यूके में गरीबी में रहने वाले विभिन्न घरों के लोगों के अनुपातों को ये दर्शा रहा है। प्रोपोर्शन यानी अनुपात, और वे पीपल कौन, जो गरीबी में रहने वाले हैं, जो अलग अलग हाउस होल्ड्स, मतलब अलग विभिन्न घरों में रहने वाले, डिफरेंट हाउस होल्ड्स यानी अलग अलग घरों में रहने वाले लोगों के अनुपातों को दिखा रहा है कि 14% लोग कैसे हैं, 77% क्या हैं, 5% लोग कैसे घर से हैं। ये सारे डिस्क्रिप्शन इसमें दिख रहा है। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन इन 100 to 120 वर्ड्स। 120 से 100 शब्दों के बीच में एक विश्लेषणात्मक पैराग्राफ हमें लिखना है। प्रपोर्शन यानी अनुपात ऑफ पीपल फ्रॉम ईच हाउस होल्ड टाइप लिविंग इन पॉवर्टी, मतलब यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है उन लोगों का जो पॉवर्टी के कंडीशन में जो अलग अलग घरों के लोग रह रहे हैं। यहाँ पे कितनी कैटेगरीज है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बस हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, ये जो यहाँ से लाइंस लिखी हुई हैं, ये वाली जो लाइन है, द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड्स लिविंग इन पॉवर्टी इन द यूके इन 2002, ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ, या यही हमारी इंट्रोडक्शन की लाइन हुई। हम देखेंगे कैसे लिखें। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये चार्ट पे, ये जो चार्ट है यही सबसे महत्वपूर्ण है जिसको समझना जरूरी है। जैसे हम स्टार्ट करें, ये वाला जो सेक्शन है, ये लिखा है डार्क ब्लू कलर में, सिंगल एज पर्सन्स, रेड कलर 5% एज्ड कपल, ग्रीन कलर 24% सिंगल विदाउट चिल्ड्रेन, पर्पल कलर 9% कपल विदाउट चिल्ड्रेन, लाइट मैजेंडा कलर 26% सोल पेरेंट्स एकल परिवार, ऑरेंज कलर 15% कपल विथ चिल्ड्रेन एंड 14% ऑल हाउस होल्ड्स। मतलब ये अलग पूरे घर कितने हो गए, 40%। अब यहाँ पर हमको देखना है कि हम इनका पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया था वही हमारा इंट्रोडक्शन होगा। द गिवन पाई चार्ट इलिस्ट्रेट्स 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड्स लिविंग इन पॉवर्टी इन द यूके इन 2022। मतलब दिया गया पाई चार्ट शो कर रहा है या व्याख्या कर रहा है 7 अलग अलग कैटेगरीज की घरों की जो यूके में गरीबी में रह रहे हैं 2002 में। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, सिंपल।
अब हम इसकी बॉडी लिखेंगे। तो बॉडी पैराग्राफ में यही जो पूरा डिस्क्रिप्शन है ना, इसको हमने यहाँ पर ऑन वर्ड लिख दिया, यानी उसको शब्दों में यदि हमने लिख दिया तो ये बात हो गई। अब हमने शुरू किया, इट इज़ क्लियरली एविडेंट from the pie chart that 26% of the total poverty stricken households are those of sole parents। अब आप देख रहे हैं 26% जो ये वाला जो परसेंटेज है ये क्या है, सोल पेरेंट्स का है। ये कलर हमने देखा था ना, ये सोल पेरेंट्स है। तो हमने क्या लिख दिया कि पाई चार्ट से स्पष्ट है, ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि कुल गरीबी से पीड़ित परिवारों में से 26% जो है वो सोल यानी एकल माता पिता से के परिवार हैं। आगे हमने लिखा single people without children account for the second highest proportion with 24%। ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, देखिए ग्रीन कलर का डिस्क्रिप्शन क्या है, सिंगल विदाउट चिल्ड्रन, ये दिया है ना, कितना है 24%। हमने वही लिखा कि 24% के साथ दूसरे सबसे बड़े अनुपात में क्या है, बच्चों के बिना वाले एकल परिवार हैं, है ना। फिर हमने लिखा इन कंट्रास्ट यानी इसके विपरीत, टू कपल्स विदाउट चिल्ड्रन दैट अकाउंट्स फॉर जस्ट 9%। हमने लिखा कि बिना जोड़ों के विपरीत जो है, बच्चों के बिना जोड़ों के विपरीत जो है वो 9% ये अनुपात यहाँ पर है। कपल्स विद चिल्ड्रन मतलब ऐसे जोड़े जो बच्चों के साथ हैं, उनका अकाउंट्स कितना है 15% ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स, गरीब परिवारों का। और लास्ट में हमने लिखा सिंगल एज पर्सन्स एंड एज कपल्स प्रोपोर्शन फॉर 12% टुगेदर फॉर पुअर हाउस होल्ड्स, मतलब गरीब परिवारों के लिए एकल वृद्ध व्यक्तियों और जोड़ों वृद्ध जोड़ों का जो अनुपात है एक साथ हमने लिख दिया 5+7+5 = 12%। इनका प्लस करेंगे तो ये 12% आएगा। और उनकी कंडीशन क्या लिखी है, सिंगल एज पर्सन, सिंगल एज मतलब एकल वृद्ध परिवार या व्यक्ति, और एज कपल मतलब वृद्ध जोड़े। तो इनका टोटल कितना हो गया 12%। तो हमने ये लिखा सिंगल एज पर्सन एंड एज कपल्स प्रपोर्शन फॉर 12% टुगेदर फॉर पुअर हाउस होल्ड्स, एक साथ हमने दोनों को मिलाकर लिख दिया। ये बॉडी पैराग्राफ हुआ। अब हमको इसमें पूरे में क्या दिख रहा है बच्चों, वही कंक्लूजन के सेंटेंस में हमें लिखना होगा। हमने देखा कि ये पूरा ओवरऑल व्यू कितना है 14% है, जो क्या है ऑल हाउस होल्ड्स हैं। तो इसी से रिलेटेड हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे। ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर 14% ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इन द यूके वी आर लिविंग अंडर पॉवर्टी, यानी यूके में सभी घरों में से 14% परिवार गरीबी में जी रहे थे। द यंगर जनरेशन हैड अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज, और जो युवा पीढ़ी में अपने देन देयर एज का काउंटर पार्ट्स मतलब युवा पीढ़ी में अपने वृद्ध समकक्षों की तुलना में अधिक खराब प्रतिशत था। जो भी तुलना की जा रही थी तो युवा पीढ़ी ज़्यादा गरीब थी। कपल्स विदाउट चिल्ड्रन हैड बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस देन दोज विद चिल्ड्रन, और बच्चों के बिना जोड़ों की आर्थिक स्थिति बच्चों की तुलना में क्या थी, बेहतर थी। ये परसेंटेज के आंकड़े हमने यहाँ पर लिख दिए। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हैं, चाहे वो चार्ट, क्लूज या डेटा के फॉर्म में हो। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।